जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के माध्यम से आज आप रहस्यमय ज्ञान सुन रहे हैं। आज हम जो आपको तारीख समय बताने जा रहे हैं, यदि उस तारीख समय में किसी भी व्यक्ति के यहाँ कोई भी बच्चा पैदा हुआ हो, चाहे लड़का हुआ हो चाहे लड़की हुई हो, उसको पागलपन से बचाया जा सकता है, उसकी अकाल मृत्यु से बचाया जा सकता है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, हम हमेशा रिसर्च पे रहते हैं, अनुसंधान करते रहते हैं। इसी तारतम्य में आज हमारे सामने एक ऐसी कुंडली आई है जिसका जन्म 13 अगस्त 2009 को हुआ है और यह बालक है। रात के 3:05 पर इसका जन्म हुआ है। रात के 3:05 पर जन्म हुआ है और मैनपुरी उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ है। मैनपुरी उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ है। एक बार और बता देता हूं, 13 अगस्त 2009 को रात में 3:05 पर मैनपुरी उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ है। इस दिन इस एरिया में या इसके 100 किलोमीटर के दायरे में, मैनपुरी के आसपास के 100 किलोमीटर के दायरे में यदि किसी बालक बालिका का जन्म हुआ है, किसी के भी यहाँ पर, तो उसकी अकाल मृत्यु होने की संभावना है, उसके पागलपन होने की संभावना है, उसके ऊपर ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू, नजर दोष, जिन जिन्नात इत्यादि लगने की संभावना है। यदि किसी को मालूम हो तो उसे अकाल मृत्यु से बचाया जा सकता है, ऊपरी बाधा से बचाया जा सकता है, जिन जिन्नात से बचाया जा सकता है और उसे मानसिक पागलपन होने से रोका जा सकता है, बशर्ते कि उसके माता पिता सहयोग करेंगे तो निश्चित तौर से उसके जीवन में सुख समृद्धि शांति आ सकती है। उसको जिस राह पर जाना है, वास्तव में उस राह पर चला करके उसको बचाया जा सकता है। अन्यथा जिसका जन्म 13 अगस्त 2009 को मैनपुरी यूपी में रात्रि को 3:05 पर हुआ हो, उस बच्चे की अकाल मृत्यु होने की संभावना बहुत ज़्यादा है और वह अकाल मृत्यु भी ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू, मूठ करनी, खिलाई पिलाई, पुतली तंत्र इत्यादि इन कारणों की वजह से मृत्यु होने की संभावना है। अब हम डिटेल चर्चा करेंगे इस कुंडली के ऊपर। तो चलते हैं। यह कुंडली, जैसा कि मैंने आपको बताया है, किसी बच्चे के भविष्य का सवाल है, किसी बालिका के भविष्य का सवाल है। यदि बचा सको तो बचा लो, मेरा धर्म है आपको ज्ञान देना, आपको बताना। यदि आपके आसपास में किसी के यहाँ पर किसी बालक या बालिका का जन्म हुआ हो 13 अगस्त 2009 को रात में 3:05 पर, तो अभी वर्तमान में 15 वर्ष 8 माह और 11 दिन आज की तारीख में हो चुके हैं। 15 वर्ष का हो चुका है, 8 महीने और 11 दिन हो चुके हैं। उसकी अकाल मृत्यु से बचाया जा सकता, मैं बार बार कह रहा हूं, और उसकी ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू, मानसिक पागलपन, शारीरिक अपंगता और दुर्घटना से बचाया जा सकता है। तो चलते हैं, इस पत्रिका का विश्लेषण करते हैं।
कि 13 अगस्त 2009 को रात्रि 3:05 पर मैनपुरी में जन्म हुआ है। इस समय पे मेष राशि चल रही थी। आज की तारीख में 15 वर्ष 8 माह 11 दिन हो चुके हैं और पंचांग के अनुसार यदि हम चलते हैं तो भरणी नक्षत्र है में पैदा हुआ है, जिसका स्वामी नक्षत्र स्वामी शुक्र है और शुक्र की दशा 17 वर्ष 2 माह 10 दिन बाकी है। अब पंचांग के अनुसार कृष्ण पक्ष की सप्तमी के दिन यह बालक या बालिका पैदा हुआ है। गुरुवार का दिन अंग्रेजी के अनुसार गुरुवार का दिन आता है। गंड योग बोलते हैं, भवकरण है। यदि हम इसकी गहराई में जाते हैं, गहराई में जाने का मतलब हो गया लग्न चार्ट में यदि हम जाते हैं तो मिथुन लग्न की पत्रिका आती है। लग्न का स्वामी जो है बुध है और सूर्य केतु कर्क राशि में बैठे हुए हैं द्वितीय भाव में। बुध और शनि सिंह राशि में तृतीय भाव में बैठे हुए हैं। राहु और गुरु ये अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। राहु गुरु अष्टम भाव में मकर राशि का बैठा हुआ है और चंद्रमा मेष राशि का बैठा हुआ है एकादश स्थान में और मंगल 12वें भाव में वृष राशि का बैठा हुआ है। जैसा कि कुंडली से पता चल रहा है कि गुरु नीच का वक्री होकर के राहु के साथ बैठा हुआ है अष्टम भाव में, तो इसका अर्थ यहाँ पर यह होता है कि गुरु राहु की युक्ति होने की वजह से गुरु चांडाल योग की उत्पत्ति हो गई है और वो भी गुरु नीचता की में वक्री अवस्था में चांडाल योग की हुई है। तो यह चांडाल योग भयंकर अशुभ रूप में इस बालक या बालिका के ऊपर प्रभाव डालेगा। अब क्या प्रभाव डालेगा कि वह इसके साथ में शमशान की प्रेतिक शक्ति पूर्व जन्म के पाप कर्म के अनुसार साथ में लग करके आई है। तो इसको गुरु का श्राप लगा हुआ है और गुरु के श्राप की वजह से जहाँ तक समझ में आता है कि इस बालक या बालिका को गृहस्थ सुख तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा और यदि गृहस्थ सुख किसी वजह से मिल भी गया तो देरी से विवाह होगा और विवाह होकर के टूट भी जाएगा इसके पागलपन होने की वजह से। तो इसका भाग्य बदला जा सकता है यदि हम पूजा पाठ जप तप करें तो, क्योंकि राहु को शांत करना होगा, प्रेतिक शक्ति को शांत करना होगा। तो राहु के कम से कम 5 लाख पहले तो शनि मंदिर या शिव जी मंदिर में बैठ करके जप करवाना होंगे, फिर वहीं पर ही शिव जी मंदिर में ही जितने जप होंगे उसका दशांश हवन होगा काले तिल से और हरी दुर्वा से हवन होगा। दुर्वा अंकुर से हवन करना होगा, नारियल से हवन करना होगा। फिर राहु से संबंधित बहुत सी वस्तुओं का दान देना पड़ेगा। राहु से संबंधित अनाज होता है, राहु से संबंधित धान्य होता है, राहु से संबंधित कुछ धातु भी होती है, राहु से संबंधित कुछ सब्जी भी होती है, राहु से संबंधित कुछ फल भी होते हैं। इन सब चीजों का दान करना होगा और जितना हवन किया दशांश उसका तर्पण करना होगा और तर्पण का भी दशांश का मार्जिन करना होगा, तब जाकर के राहु महाराज शांत होंगे। 2-3 बार तुला दान भी करना होगा तो उसको पागलपन होने से बचाया जा सकता है, अन्यथा नहीं बचाया जा सकता है। क्योंकि मंगल वृष राशि का 12वें भाव में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर ये मंगल दोष की उत्पत्ति भी कर रहा है और अशुभ फल ही प्रदान करेगा। पत्रिका देखने से पता लग रहा है कि इसको काल सब दोष की उत्पत्ति भी है, यानी सांप का भी दोष है
मंगल दोष है, गुरु का भी दोष है, और सूर्य केतु एक साथ द्वितीय भाव में बैठने की वजह से पितृ दोष भी लगा हुआ है। यानी पूर्व जन्म के भयंकर पाप कर्म ये साथ में लेकर के आया है, ऐसा यहाँ पर इस पत्रिका से पता लगता है। तो जो व्यक्ति पाप कर्मों का प्रायश्चित कर ले, जो व्यक्ति पाप कर्मों का बारंबार प्रायश्चित कर ले, तो भगवान उसे कुछ कुछ तो राहत प्रदान कर सकता है। अब हम आते हैं इसके उस चक्र की ओर, जिस चक्र के अंदर लगन, जैसे मिथुन लगन की पत्रिका है, तो लगन स्वामी बुध है। तो मिथुन लगन को यदि स्ट्रांग बनाना हो, बुध को स्ट्रांग बनाना हो, तो गणेश जी की सेवा करना होगी। तो 1000 गणेश जी का गणेश अथर्व शीर्ष से दूध से अभिषेक करना होगा, पंचामृत से अभिषेक करना होगा, और मीठी चीज़ों से हवन करना होगा। तो बुध को स्ट्रांग किया जा सकता है। गाय को हरा चारा खिलाना होगा। यहाँ पर मेष राशि आती है जिसका स्वामी मंगल है, और राशि स्वामी भी द्वादश स्थान में बैठा हुआ है, जो कमजोर हो गया है। भरणी नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म हुआ है, जिसका स्वामी शुक्र है। तो यहाँ पर नक्षत्र को भी बल देना होगा यदि इसको बचाना है और पागलपन से बचाना है। तो नक्षत्र का स्वामी शुक्र है, यानी शुक्र से संबंधित वस्तुओं से हवन करना होगा। देवी माँ की उपासना करना होगी, चाहे वो काली माँ हो, क्योंकि यहाँ पे गुरु राहु अष्टम भाव में बैठा हुआ है, सूर्य केतु द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, मंगल 12वें भाव में बैठा हुआ है। तो काली माँ की ही यहाँ पे पूजन अर्चन करना होगी, तो यह शांत होगा राहु। तो शुक्र को ठीक करने के लिए खीर से हवन करना होगा, हलवे से हवन करना होगा, मीठी चीज़ों से हवन करना होगा, अनार से हवन करना होगा, सेब फल से हवन करना होगा, नींबू से हवन करना होगा। तब जाकर के इस बालक को बचाया जा सकता है, अन्यथा ये पागलपन होने से कोई नहीं रोक सकता। मानसिक कष्ट होगा ही होगा, और आर्थिक कष्ट तो होगा ही होगा। इसका गण जो है मानव गण आ रहा है। मानव गण की वजह से इसकी आत्मा बहुत कमजोर है, और सूर्य केतु भी एक साथ बैठने से आत्मा कमजोर है। तो इसकी आत्मा के ऊपर प्रेतिक शक्तियों ने कब्जा किया हुआ है, मतलब जन्मजात कह सकते हैं। ये पापी आत्मा है, बहुत से व्यक्तियों की हो सकता है हत्या करके आया हो, क्योंकि सूर्य और केतु एक साथ बैठा हुआ है। तो पिताजी का धन हड़प करके आया है, पहली बात तो इसको यहाँ पे धन की कमी होने की संभावना है, और सूर्य पिता का प्रतीक होता है तो ये धन के लिए तरसेगा, ये कह सकते हैं। इसके जीवन में धन की कमी रहेगी ही रही। पूर्व जन्म में पिताजी के साथ धोखा करके पिताजी का धन हड़प करके आया है, या संपत्ति जमीन जायदाद को इसने हड़पा है। गुरु के साथ भी इसने धोखा किया है। तो यहाँ पे गुरु राहु चांडाल योग बैठ गया। पूर्व जन्म में इसका नेचर चांडाल प्रकृति का था, यानी शराबी कह लीजिए आप इसको, मांस मदिरा खाने वाला कह लीजिए आप इसको। इसीलिए इस जन्म में इसको उन हाय बद्दुआ की वजह से जिनका धन हड़पा है, और जिनके साथ इसने दारू पी करके, शराब पी करके, मांस मदिरा खा करके बहुत से मनुष्यों को तड़पाया है, उनकी आत्मा इसके पीछे लगी हुई है। वर्तमान में इसकी 24/10/2026 तक शुक्र की महादशा चल रही है, और अंतरदशा में बुध की अंतरदशा इसकी चल रही है, और शुक्र इसका लगन में बैठा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर ये कह सकते हैं, और शुक्र का जो मालिक है वो 2 नंबर द्वादश स्थान में मंगल के साथ में बैठा हुआ है, और शुक्र का जो वो है 7 नंबर, वो पंचम भाव में बैठा हुआ है। तो आगे आने वाले समय में, मतलब शुक्र के बाद में सूर्य की दशा आएगी, वह बहुत खतरनाक दशा होगी। उसमें हो सकता है पागलपन इसका ज़्यादा बढ़ जाए, या ऊपरी बाधा से इसके पिताजी धन के मामले में बर्बाद हो जाएंगे, धन खर्च करते जाएंगे, काम कहीं नहीं बनेगा। तो 24/10/2026 के बाद से यह पिताजी का धन खर्च करवाएगा, ऐसा यहाँ पे पता लगता है। केतु के साथ सूर्य कर्क राशि का द्वितीय भाव में बैठा हुआ है।
तो केतु और सूर्य यदि एक साथ इस भाव में बैठ जाते हैं कर्क राशि के, तो ऐसे मनुष्य के पास में धन की कमी पूरी जिंदगी भर रहने की संभावना होती है। इसको श्राप लगा हुआ है, क्योंकि मिथुन लग्न में केतु जो है बुध से शत्रु भाव रखता है, ये कह सकते हैं हम इसको। तो इसकी किस्मत में हमेशा उतार चढ़ाव आता रहेगा। ऐसे व्यक्ति चंचल किस्म के होते हैं, वाचाल किस्म के होते हैं, बहुत ज़्यादा बोलने वाले होते हैं, और इसको गुप्त रोग होने की संभावना है और गुप्त बीमारी का भय रहेगा। यानी बीमारी, गुप्त बीमारी यानी तंत्र मंत्र काला जादू होने की संभावना है। गुप्त रोग का मतलब हो गया इसको गुदा मार्ग या लिंग मार्ग से संबंधित रोग भी होने की संभावना, यानी प्रेत बाधा जो बैठी हुई है वह इसकी गुदा मार्ग में बैठी हुई है, इसके लिंग के मार्ग में बैठी हुई है। वहां पे यदि इसका इलाज किया जाए उस पर्टिकुलर जगह का आध्यात्मिक तांत्रिक रूप से, तो ये बालक ठीक हो सकता है। यानी इसके जीवन में संघर्ष की उत्पत्ति तो होगी ही होगी। राहु के साथ में गुरु अष्टम भाव में बैठा हुआ है। दोनों, चूंकि राहु और गुरु दोनों मकर राशि के बैठे हुए हैं, चांडाल योग हो गया है। यानी पूर्व जन्म में भी यह व्यक्ति चांडाल रहा होगा, चांडाल जैसी इसने हरकतें की होगी, इसलिए यहाँ पर इसको गुरु का श्राप मिल गया है। तो इसकी वजह से यदि बालक ठीक भी हो गया तो देरी से विवाह होने की संभावना है, और देरी से विवाह होने के बावजूद भी गृहस्थ सुख इसको मिलने की संभावना बहुत कम है। और एक विवाह होने के बाद में यदि विवाह टूटने की संभावना भी बहुत ज़्यादा बनती है, और दूसरा विवाह होने की संभावना बनती है यदि ये ठीक रहा तो, और बच गया तब, अन्यथा पागलपन होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। मानसिक रोग होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, पारिवारिक कष्ट होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि राहु अष्टम भाव में बैठ गया है मकर राशि का, तो वह शारीरिक कष्ट तो देता ही देता है। दुर्घटना का भी भय रहेगा, एक्सीडेंट में मृत्यु होने की संभावना, अचानक एक्सीडेंट होगा, प्रेत आत्माएं एक्सीडेंट करवाएगी, और गुप्त शत्रु भी परेशान करेंगे। यानी परिवार के ही सदस्य कह लीजिए आप, वही व्यक्ति इस बालक के ऊपर बारंबार बारंबार तंत्र विद्या करेंगे। हो सकता है संपत्ति जमीन जायदाद का मामला हो, तो घर परिवार में, इनके परिवार में यानी इनके माता पिता के यहाँ पर संपत्ति विवाद भी हो सकता है, जमीन का विवाद हो सकता है, मकान का विवाद भी हो सकता है। ऐसा यहाँ पे चूंकि मंगल 12वें भाव में बैठा हुआ है और सूर्य केतु क्योंकि द्वितीय स्थान में बैठा हुआ है ग्रहण योग के साथ में, यह यदि लोगों की भलाई करेगा तो इसको बुराई अवश्य प्राप्त होगी, धन हानि इसकी अवश्य होगी, और पारिवारिक कष्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। और इस जगह कहा जाता है कि राहु यदि अष्टम भाव में बैठ जाता है तो ज्योतिष परिभाषा में राहु को धुआं माना गया है, और धुआं जो है ये कड़वा धुआं है, यानी कसेला धुआं, यानी लगेगा तो आंखों से भयंकर आंसू आएंगे। यानी इस बालक को भयंकर कष्ट होने की संभावना है, इसको तड़प तड़प करके मृत्यु होने की भी संभावना है, क्योंकि प्रेत बाधा, शमशानी शक्तियां इसके ऊपर यहाँ पर लगी हुई है, ऐसा संकेत प्राप्त होता है। अब हम आते हैं शनि के ऊपर। जैसा कि कुंडली के लग्न चार्ट से पता लग रहा है कि शनि तीसरे भाव में बैठा हुआ है। अब तीसरे भाव का मतलब हो गया यहाँ पर सिंह राशि का शनि बैठा हुआ है बुध के साथ में। अब बुध के साथ शनि बैठ जाता है तो इसके भाई बहन अवश्य होंगे, ऐसा बताया जा रहा है ज्योतिष के हिसाब से। यदि ये स्वस्थ रहा तो बहुत मेहनती भी होगा, परंतु स्वस्थ रहने की संभावनाएं बहुत कम है, क्योंकि शनि यहाँ पर सिंह राशि का शत्रु राशि में बैठा हुआ है और इसकी भाइयों से बिल्कुल भी नहीं पटेगी, क्योंकि भाई के स्थान पर शनि सिंह राशि का शत्रु राशि का बैठा हुआ है, तो भाई से बिल्कुल नहीं पटेगी। इसका भाग्योदय बहुत देरी से होगा। बहुत देरी का मतलब यहाँ पे 35 साल के बाद में इसका भाग्योदय होने की संभावना, तब तक इसको कष्ट भोगना पड़ सकता है। और शनि बुध जो है ये संतान सुख में भी कमी करेगा।
क्योंकि शनि की तीसरी तिरछी दृष्टि जो है संतान भाव पर पड़ रही है, तो यहाँ पे संतान सुख में कमी करता है और स्वतंत्र व्यापार में भी बाधा उत्पन्न होगी, यानी माता पिता का पैसा ही खाएगा। व्यापार करने की संभावना यहाँ पे बहुत कम बैठी और व्यापार वाले स्थान पर मेष राशि बैठी हुई है चंद्रमा के साथ में, जो कि शनि और चंद्र एक तरीके का विष योग बताती है। तो यहाँ पर व्यापार करने पर भी इसको नुकसान ही नुकसान होने की संभावना है। तो अभी तक के जो 4-5 ग्रह देखें, इससे पता लगता है कि इसके 100% पागलपन होने की संभावना है, अकाल मृत्यु होने की संभावना है, मानसिक कष्ट होने की भी संभावना है, छोटे भाई बहन के सुख में भी कमी होने की संभावना है, और यदि इसका कोई छोटा भाई रहा तो उसकी भी मृत्यु जल्दी होने की संभावना है। यानी शनि की दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में बहुत ज़्यादा संघर्ष होने की संभावना बनती है, ऐसा इस ज्योतिष के निर्णय के अनुसार बताया जा रहा है। शनि का भी उपाय करना होगा, गुरु का भी उपाय करना होगा, राहु का भी उपाय करना होगा, सूर्य केतु का भी उपाय करना होगा, मंगल का भी उपाय करना होगा। यानी कि यहाँ पर गुरु, राहु, सूर्य, केतु, शनि और मंगल 9 ग्रह में से 6 ग्रह बहुत ज्यादा खराब हैं। यानी जीवन में कष्ट ही कष्ट मिलने की संभावना बहुत ज्यादा बोलती है। अब हम आते हैं शुक्र के ऊपर, जो लगन में बैठा हुआ है। मिथुन लगन की पत्रिका में शुक्र जो है पंचमेश और खरशेष के रूप में यहाँ पर बैठा हुआ है। तो शुक्र यहाँ पर क्या बोलता है कि मैं रंग बिरंगी दुनिया में ले जाऊंगा, यानी कि इसका मानसिक पागलपन हो सकता है, जिसकी वजह से यह रंग बिरंगी दुनिया में रहेगा, ऐसा कहा जा सकता है। शुक्र जो लगन में बैठ चुका है, यह इसको सुख, समृद्धि, शांति प्रदान करेगा, बशर्ते कि यह बच जाए ऊपरी बाधा से, तंत्र बाधा से, काला जादू से। तो यह जीवन में इसको यश भी मिलेगा, धन भी मिलेगा, विद्या भी मिलेगी और व्यापार से लाभ भी होगा। जीवन साथी अच्छा सुंदर भी मिलने की संभावना बनती है और अनेक स्त्रियों का यह सुख भोगेगा। परंतु यदि गुरु राहु की युक्ति और सूर्य केतु की युक्ति में यदि यह इसको मानसिक कष्ट नहीं हुआ, तो पागलपन नहीं हुआ, तो क्योंकि ये गुरु राहु की युक्ति जब भी इसके जीवन में आएगी, सूर्य केतु की युक्ति जब भी जीवन में आएगी, इसके ऊपर तांत्रिक प्रक्रिया अवश्य होगी। पुतली तंत्र हो सकता है, मानसिक पागलपन हो सकता है, शारीरिक कष्ट अवश्य होगा और गुप्त रोग इसको अवश्य लगेंगे, गुप्त बीमारी लगेगी, जिसको ढूंढने के लिए बहुत प्रयास करना होंगे। तो शुक्र इसको अच्छा फल प्रदान करता है। गुरु राहु के बारे में हम बता ही चुके हैं आपको, अष्टम भाव में बैठा है, गुरु नीच का बैठा हुआ है, और नीच का गुरु जो होता है निश्चित तौर से अष्टम भाव का ज़्यादा खतरनाक और नुकसानदेह होता है। यह विवाह नहीं होने देता, और विवाह होगा तो विवाह टूटने की संभावना है ही। साथ में गृहस्थ सुख में कमी अवश्य रहेगी, क्योंकि इसके पागल होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसके ऊपर देव कृपा भी हो सकती है, यदि ये सही लाइन पे, सही डायरेक्शन में इसके माता पिता इसको चलाए, तो सही डायरेक्शन में यदि चलाएं तो इसके ऊपर देव कृपा भी मिल सकती है, क्योंकि गुरु और राहु की युक्ति अष्टम भाव में देव कृपा भी बताती है। इसकी आयु उम्र लंबी है गुरु की वजह से, परंतु जब गुरु के साथ राहु बैठ जाता है तो यह अकाल मृत्यु की ओर इंडिकेशन दे रहा है। यानी यहाँ पे उम्र कम होने की भी संभावना है। राहु तो उम्र, वो गुरु तो उम्र बढ़ा रहा है, परंतु चूंकि गुरु के साथ राहु बैठा हुआ है, इस वजह से इसकी उम्र भी कम होने की संभावना बनती है, एक्सीडेंट होने के कारण। पितृ यानी इसके घर के कुल के जो प्रेत हैं, वही इसको मृत्यु के ग्रास में लेकर के जाएंगे। बुध और शनि, बुध और शनि एक साथ तीसरे भाव में सिंह राशि का बैठा हुआ है।
सिंह शनि के बारे में तो हमने आपको बता ही दिया। अब दोनों यदि एक साथ यहाँ पर बैठते हैं तो अपन ये कह सकते हैं कि यह स्थिति अच्छी नहीं मानी गई है। इसके पास जितना भी धन होगा वह धन नष्ट होने की संभावनाएं यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। धन की कमी होने की संभावना है यहाँ पर। और बुध शनि जो है, इसके परिवार वाले भाग्यशाली हो सकते हैं, परंतु ये भाग्यशाली नहीं होगा। मिथुन लग्न की पत्रिका में मंगल द्वादश स्थान में बैठा हुआ है। यह अशुभ फलदायक है, क्योंकि मंगल की प्रकृति जो है वह क्रूर होती है, उग्र होती है। और मिथुन राशि भी उग्र है, वह क्रूर राशि है। तो ये दोनों मिलकर के सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेंगे, यानी ब्लड प्रेशर की बीमारी होने की संभावना यहाँ पे ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि 8 नंबर वृश्चिक राशि रोग वाले स्थान पर है, इसलिए ब्लड से संबंधित इसको रोग होने की संभावना भी है। ब्लड कैंसर भी हो सकता है। मांगलिक योग है, लाभ भंग योग बनाती है, और इस मंगल को ये मनमोजी का दर्जा भी प्रदान करती है। यह बालक यदि स्वस्थ रहा या बालिका तो किसी के दबाव में काम नहीं करेंगे, भोग विलास अवश्य करेंगे, क्योंकि पूर्व जन्म में इनने भोग विलास भयंकर करके आए हैं। हृदय रोगी होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और यदि अच्छे रहें, उम्र ज़्यादा रही, किसी वजह से बच गए, पागल नहीं हुए, तो ये जीवन साथी के प्रति वफादार नहीं रहेंगे। यानी पूर्व जन्म में भी ये चरित्रहीन था, शराबी व्यक्ति था, मांस मदिरा खाने वाला व्यक्ति था, गुंडा था, लोफर था, ये कह सकते हैं। तो इस जन्म में भी ये अपनी पत्नी के प्रति वफादार बिल्कुल भी नहीं रहेगा, और इसको सुख की प्राप्ति में मंगल रोड़े अटकाने की संभावना ज़्यादा बनती है। मंगल की शांति करना होगी, शनि की शांति करना होगी, गुरु की शांति करना होगी, राहु की शांति करना होगी, सूर्य की शांति करना होगी, केतु की शांति करना होगी। हर ग्रह की शांति करने के अलग अलग तरीके हैं। यदि मनुष्य पूर्ण रूप से समर्पण भाव कर दे ईश्वर को, तो शांति बहुत आसानी से हो जाती है। मंगल की दशा में कष्ट, दिक्कतें, परेशानी उत्पन्न होगी ही होगी, परंतु ये सब संघर्ष के बाद में इसको सफलता अवश्य मिल सकती है। इस मिथुन लग्न की पत्रिका में जो 13 अगस्त 2009 की है, रात्रि को 3:05 पे जन्म हुआ, जिस भी लड़का या लड़की का मैनपुरी के आसपास 100 किलोमीटर के दायरे में या 200 किलोमीटर के दायरे में चंद्रमा मेष राशि का एकादश स्थान में बैठा हुआ है, क्योंकि चंद्रमा ये मृत्यु तुल्य कष्ट प्रदान करेगा। मार्केश है चंद्रमा, यहाँ पर मार्केश है, तो मृत्यु तुल्य कष्ट प्रदान करेगा। इससे बचने के लिए महामृत्युंजय के मंत्र के जप कई बार कराना होंगे, तब जाकर के इसको मृत्यु से बचाया जा सकता है। इसका स्वभाव, क्योंकि चंद्रमा मेष राशि का बैठा हुआ है, तो वह उग्रता प्रदान करेगा। क्रोधी स्वभाव है इसका, उग्र स्वभाव होगा। मानसिक संतुलन होएगा ही होएगा, यानी इसको पागल होने से कोई नहीं रोक सकता। यदि अभी भी पागल नहीं हुआ हो, और यदि मेरी आवाज़ पहुँच रही हो, और जिसके यहाँ पे 13 अगस्त 2009 को रात को 3:05 के आसपास कोई बालक या बालिका पैदा हुआ हो, और अभी भी पागल नहीं हुआ हो, ऊपरी बाधा नहीं लगी हो, तंत्र बाधा नहीं लगी हो, तो वो 100% उसे बचाया जा सकता है। अकाल मृत्यु से बचाया जा सकता है, तंत्र बाधा से बचाया जा सकता है, पुतली तंत्र से बचाया जा सकता है, शमशान की शक्तियों से बचाया जा सकता है, मसान से बचाया जा सकता है, शमशान काली से बचाया जा सकता है। क्योंकि चंद्रमा भी मानसिक संतुलन खराब कर रहा है। और एक और विशेष चीज इसमें आ रही है कि यदि ये स्वस्थ रहा, बचा लिया गया कि किसी वजह से, तो ये भयंकर रहस्यमय ज्ञान, तंत्र विद्या, गुण विद्या का जानकार व्यक्ति होगा। मतलब तांत्रिक भी बन सकता है ठीक होने के बाद में, और यदि इसके ऊपर कोई ऊपरी बाधा नहीं लगी
रक्षा कवच पहनने की वजह से, हवन पूजन करने की वजह से, जप तप करने की वजह से, दान धर्म करने की वजह से, प्रायश्चित कर्म करने की वजह से, उतारा करने की वजह से, तो ये भयंकर बहुत बड़ा तांत्रिक बनेगा और जो भी काम करेगा 100% सॉलिड काम करेगा, कभी इसका कार्य फेल नहीं होगा। गुण विद्या, रहस्यमय विद्या का ये भयंकर जानकार व्यक्ति माना जाएगा। सूर्य केतु द्वितीय भाव में कर्क राशि का बैठा हुआ है। यह इसको भयंकर क्रोधी बनाता है। आंखों की बीमारी होने की संभावना है, आंखों में चश्मा लगने की संभावना यहाँ पर है। और चूंकि केतु की वजह से इसमें आवेश बहुत जल्दी आएगा, यानी क्रोध, भयंकर क्रोध आएगा, हर किसी से टकराने की संभावना है इसकी। और बहुत विशेष बात यह कि यदि ये सही रहा तो भयंकर धार्मिक कार्य करेगा और पुरानी परंपराओं का पालन भी करेगा, परंतु भयंकर क्रोधी होने की वजह से इसके जीवन में कष्ट की प्राप्ति अवश्य होगी ही होगी। तो यह थी पत्रिका जिसका जन्म 13 अगस्त 2009 को रात में 3:05 पर मैनपुरी के आसपास 100-200 किलोमीटर के दायरे में किसी भी लड़के या लड़की का जन्म हुआ हो तो यह निश्चित है कि ऐसा बालक बालिका पागलपन अवश्य होगा, तंत्र बाधा अवश्य होगी, रोग अवश्य लगेंगे, शोक की प्राप्ति अवश्य होगी, मानसिक कष्ट अवश्य होगा, गुप्त बीमारी अवश्य होगी, पागलपन भी होने की संभावना है और पारिवारिक कष्ट और शारीरिक कष्ट मिलने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा यहाँ पर बताई जा रही है। तो अतः आप सबसे विनम्र निवेदन है कि यदि जिसका भी जन्म इस तारीख को हुआ हो या इस तारीख के आसपास भी हुआ हो तो भी उस बालक या बालिका को तंत्र विद्या होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। क्योंकि यदि 12 अगस्त 2009 को भी रात्रि को 3:05 हुआ तो ज़्यादा अंतर नहीं पड़ रहा है। यदि 14 अगस्त को भी हो रहा 2009 को रात्रि को 3:05 पर तो भी लग्न चार्ट और राशि में ज़्यादा परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ये 3 दिन मान करके चलें कि 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 14 और 15 अगस्त के बीच में इन 2009 के वर्ष में इस समय जितने बालक बालिका रात को 3:05 के आसपास पैदा हुए हैं उनके ऊपर तंत्र बाधा होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। वो सब बालक बालिका पूर्व जन्म के भयंकर पापी मनुष्य के रूप में थे, पूर्व जन्म में चरित्रहीन थे, पूर्व जन्म में मांसाहारी थे, पूर्व जन्म में शराबी व्यक्ति थे और पूर्व जन्म में उनने कई मनुष्यों के साथ में धोखा करके वो आए हैं। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। अभी पत्रिका में बहुत से उपाय बताना बाकी हैं, जो भी कष्ट है उन सब कष्टों का उपाय भी होता है, परंतु समय की अभाव की वजह से हम उपाय नहीं बता पा रहे हैं। तो यदि किसी मनुष्य को अपने पुत्र पुत्री के बारे में, अपने परिवार के किसी सदस्य के बारे में ऐसी पूरी डिटेल पत्रिका चेक करवाना हो, लिख करके लिख देंगे हम आपको, तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं। 7987237885 पर व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश दें। 7987237885, 7649862712 और 9893128047 ये व्हाट्सएप नंबर है। इन नंबर पर आप जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान लिख करके भेज सकते हैं, क्योंकि थोड़ी सी आपकी जागरूकता किसी बालक या बालिका को, परिवार के किसी सदस्य को पागलपन होने से बचा सकती है, मानसिक रोग होने से बचा सकती है, तंत्र बाधा से बचा सकती है, ऊपरी बाधा से बचा सकती है, अकाल मृत्यु से भी बचा सकती है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके परिवार में आपका शत्रु किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई भी तंत्र विद्या न करें, या करें तो उसका प्रभाव न हो, तो उसके लिए हमारे द्वारा प्रायश्चित कर्म करवाया जाता है। जो पूर्व जन्म के पाप होते हैं उनका प्रायश्चित कर्म करने के बाद में हवन पूजन करके रक्षा कवच दिया जाता है। उस रक्षा कवच की वजह से उसके ऊपर कोई भी तंत्र बाधा
काला जादू, नजर दोष, मुठ करनी, मटकी, या ये कह लीजिए पूरा शमशान भेजा गया होगा, तो भी उसके ऊपर असर नहीं होगा, बशर्ते कि वो रक्षा कवच वो गले में धारण करके रखें, वह रक्षा कवच कमर में पहन करके रखें। 2 रक्षा कवच दिए जाएंगे जिससे उसके जीवन में कभी भी ये नकारात्मक ऊर्जा असर नहीं कर सकती। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। यदि विश्वास करें तो आप, क्योंकि आज के ज़माने में, कलयुग में विशेष तौर से, तंत्र के माध्यम से ही अपने परिवार के सदस्य या हमारे शत्रु या हमारे पड़ोसी या हमारे प्रतिस्पर्धा करने वाले या फिर जमीन जायदाद का मामला जब परिवार में हो जाता है तो वह व्यक्ति, या मकान संपत्ति का मामला हो जाता है तो परिवार के ही सदस्य एक दूसरे के ऊपर तंत्र विद्या करवाने का काम करते हैं। और ऐसे में ये कमजोर व्यक्ति, जिसकी विल पावर कमजोर होती है, जिसके पास सूर्य के साथ केतु बैठ जाता है, राहु के साथ गुरु बैठ जाता है, चंद्रमा के साथ राहु बैठ जाता है, ऐसे व्यक्ति के ऊपर तंत्र बाधा सबसे पहले लगती है। और आप जब तक समझते हो कि तंत्र हो गया, तब तक उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और आप एक जीवन का अपने हाथ से छोड़ देते हो, फिसल जाता है। तो जरा सी आपकी असावधानी भयंकर कष्ट का कारण बनती है। तो थोड़े से पैसे खर्च करिए और अपने बालक बालिका के बारे में, अपने परिवार के सदस्य के बारे में, कि कौन कमजोर व्यक्ति है, किसके ऊपर तंत्र बाधा हो सकती है, उसको स्ट्रांग बनाइए, उसकी विल पावर बढ़ाइए, उसको तंत्र मंत्र से बचाइए ताकि मानसिक रोगी ना हो। अन्यथा पढ़ा तो लिखा तो लोगे, बड़ा भी बन जाएगा व्यक्ति, परंतु बड़े होने के बाद में जब वो पागलपन की ओर जाता है तो फिर किसी की नहीं सुनता है, घर के अंदर बैठा रहता है, डिग्री लेकर के बैठ जाएगा, पर सर्विस करने नहीं जाएगा, क्योंकि उसे बाहर निकलने पर डर लगने लगेगा। कई बार मनुष्य जब पागलपन की हद में आ जाता है तो स्वयं आत्महत्या कर लेता है, क्योंकि वो प्रेत आत्मा आत्महत्या करवाती है। जब हम डिग्री ले लेते हैं, सर्विस करने लग जाते हैं, गाड़ी घोड़े से जाते हैं, अचानक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, तो ये एक्सीडेंट कौन कराता है? वह उसके साथ चलने वाली प्रेत आत्मा एक्सीडेंट कराती है। तो जिन जिन मनुष्यों ने ये मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, वह सब अपने अपने परिवार के सदस्य की पूरी पत्रिका चेक करवा लें कि कौन व्यक्ति कमजोर है। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं, इस कलयुग में व्यक्ति सामने से हमला नहीं करता है, पीठ पीछे वार करता है तंत्र विद्या के माध्यम से। और चूंकि तंत्र विद्या के माध्यम से करने पर कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं होते हैं, इसीलिए वह बच जाते हैं, परंतु उसका कर्मों का फल अगले जन्म में अवश्य भोगना पड़ता है। परंतु इस जन्म में तो उस बालक या बालिका जिसके ऊपर तंत्र विद्या लग गई, छोड़ दी गई, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उसका विवाह नहीं होता है, उसके बच्चे पैदा नहीं होते हैं, वह विवाह के लिए तरसते हैं, परिवार के लिए तरसते हैं, बच्चे होने के लिए भयंकर खून के आंसू निकलते हैं। और जब मानसिक पागलपन ही आ जाएगा तो वो दुनियादारी ही नहीं समझते। प्रेत उनके शरीर में प्रवेश करके प्रेत ही उत्पात मचाता है, प्रेत ही लड़ाई झगड़ा कराता है, प्रेत ही भोजन करता है और प्रेत ही उस परिवार को तहस नहस करने का काम करता है। तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है, विनम्र निविनती है कि आप अपने परिवार के सभी सदस्यों की, क्योंकि कौन व्यक्ति के ऊपर कब तंत्र बाधा लग जाए आपको नहीं मालूम, लगेगी कि नहीं लगेगी ये भी आपको नहीं मालूम, और उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है और उसकी ज़िंदगी के साथ साथ आपका धन भी बर्बाद हो सकता है। आप मेहनत करके कमा रहे हैं और धन को इस तरीके से, दूसरे तरीके से डॉक्टरों की रिपोर्टों में चली जाएगी, मेडिकल में चली जाएगी, हॉस्पिटलों में चली जाएगी, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में चली जाएगी, भोपाल लोगों के पास चली जाएगी, ओझा लोगों के पास चली जाएगी, तांत्रिक लोगों के पास जाएगी, अघोरी ओघड़ लोगों के पास चली जाएगी, विभिन्न तीर्थ स्थान पर जाने में आपको पैसा खर्च हो जाएगा और कुछ दान धर्म करने में आपका पैसा खर्च हो जाएगा। यानी कि आपको धीरे धीरे वह शक्ति कंगाल यानी दरिद्रता की ओर लेकर के जाएगी। जब आप पूरे खाली हो जाएंगे तब वो आपको मसलने का काम करती है कि आप अब कैसे बचत करोगे। तो मेरी आपसे विनम्र निवेदन है, पत्रिका अवश्य चेक करा लें और जो जो ग्रह खराब है उनसे संबंधित, उन ग्रहों से संबंधित जो मंत्र होते हैं, तंत्रात्मक मंत्र होते हैं, उस ग्रह के इष्ट देवता होते हैं उनके मंत्र,
इष्ट के माता पिता, उस देवता के, जैसे राहु हो तो उसके माता पिता के मंत्रों का जप अवश्य करें, ताकि आप बचत कर सकें ऊपरी बाधा से, तंत्र बाधा से, काला जादू से, मानसिक कष्ट से, पागलपन से, गुप्त रोग से, गुप्त बीमारी से। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। एक विशेष ऑफर है, जिन जिन ने मेरा ये आवाज़ सुनी, आप यदि एक कोड नंबर मुझे देंगे 13 अगस्त 2009, तो आपको ये कुंडली बनाने की फीस सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपये रखी गई है, कोड नंबर बताने पर। तो जो भी कोड नंबर बताएगा, 15 दिन के लिए है ये भी समय, 13 अगस्त 2009 कोड नंबर है। यह लिख करके भेजने पर और जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान लिख करके भेजने पर आपको सिर्फ 2000 रुपये में कुंडली विस्तृत वर्णन सहित, व्याख्या सहित आपको बताई जाएगी। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। माँ भगवती जगत जननी आप सबको सद्बुद्धि प्रदान करें कि आप अपने परिवार की सुरक्षा कर सकें, अपने परिवार के सदस्यों को तंत्र मंत्र काला जादू से बचा सकें। उसके विभिन्न प्रयोग हैं, वह भी हम आपको अवश्य बताएंगे। जय माता दी।